नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को ये मसौदा वहाँ दिया गया। दूसरा, उसी दिन राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को और देश के सभी पार्लियामेंट के मेंबर को, देश के सभी राज्यसभा के मेंबर को, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के सभी गवर्नर को और अपोजिशन लीडर को 827 लोगों को 9 जनवरी को ये डिस्पैच किया गया, पोस्ट किया गया, सबको मिल भी गया। और इसमें मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, पत्रकार बंधु भाई बहन सभी लोगों, हमारे पास नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि होना चाहिए था। हमें एनआरसी के बारे में मालूमात भी नहीं है हमारे देशवासियों को कि एनआरसी असल में है क्या। अभी तक जो है गुमराह करने की कोशिश की गई है। मैं आपके सामने वो बातें रखता हूँ कि एनआरसी लाया हुआ कानून हमारे उन पुरखों का, उन बुजुर्गों का है जो जिनके हाथ में पहली बार देश की बागडोर आई थी, जो पहली बार हमारे देश की बागडोर संभाले हमारे लोगों ने, उनका लाया हुआ एनआरसी कानून है जो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। वो हमें 1947 के बाद ये हम सबको मिल जाना चाहिए। हम सबको मतलब जब हमारे दादा थे तब उन्हें मिल जाना चाहिए था। अगर उन्हें मिल गया होता तो हमारे पिताजी को मिल गया होता, अगर हमारे पिताजी को मिल गया होता तो फिर हमें मिल गया होता, हमें नागरिकता होती तो हमारी औलाद को भी हो जाती थी। मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप सभी में से 100% लोगों के पास, किसी के पास भी भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि अमेरिका जैसे इतने छोटे देश में वहाँ ग्रीन कार्ड के नाम से वो एनआरसी ही है, हर व्यक्ति के पास है, लेकिन हमारे पास नहीं है। थोड़ी सी जानकारी इसमें देना चाहता हूँ कि 7 बार संशोधन किया गया है एनआरसी के कानून को लेकर के। 1955 में बनाया गया और अभी तक 7 बार इसमें संशोधन किया गया। गुजर साहब, मैं ऐसा मानता हूँ कि ठीक है, आप जब कोई काम करने जाते हैं, अमल में लाते हैं, तो संशोधन की जरूरत कम महसूस होती है कि भाई पहले के जो हमने बनाए थे दस्तूर, जो बनाए थे, जो तरीका अपनाया था, उसको हम जब करने जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं, तो संशोधन की जरूरत पड़ती है। तब तो समझ में आता है कि आपने संशोधन किया। पूरे देश में एक बार भी आपने एनआरसी लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर आपने 7 बार संशोधन किया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। मैं आप मीडिया कर्मियों के, पत्रकार भाइयों और बहनों के जरिए ये बताना चाहता हूँ, हर नागरिक का ये मूलभूत अधिकार था और है और रहेगा। लेकिन हमारी जितनी सरकारें अभी तक आई हैं 1947 से लेकर 2023 तक, सबने हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ धोखा किया है। ये जो हमारा अधिकार था वो हमें नहीं दिया है, बल्कि इस पर राजनीति करने की कोशिश की है और इसे बांटने की कोशिश की है। तो ये हम यहाँ पर नोएडा, ये पहली बार हम आए हैं। अभी 9 जनवरी को मुंबई में प्रेस लेकर के जाहिर किया और ये संजय गुर्जर, उनकी सारी टीम को हम देने इसलिए आए हैं कि इनका देश भर में नेटवर्क है और उस नेटवर्क के जरिए घर घर में ये मसौदा पहुंचाने की कोशिश है। और इतनी बात मैं आपके सामने मोटी मोटी बातें रख दिया हूँ, और अगर कुछ सवाल होंगे इससे संबंधित तो मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। सॉरी। सर, आप मुंबई से आए हैं एनआरसी का जो मुद्दा है उसको लेके, तो आपने मुंबई में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि आपका कहना है, वहाँ से क्या इनपुट मिला और आपको क्या लगता है कि आज आपने जो पीसी की उससे क्या इनपुट मिला? देखिए, मुंबई में इनपुट का जहाँ तक सवाल है, मीडिया तो भरी पड़ी थी, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया। वहीं हमने बताया है कि राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, देश के सभी पार्लियामेंट के मेंबर को, देश के सभी राज्यसभा मेंबर को
और केंद्रीय सभी मंत्रालय को और देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के सभी गवर्नरों को हमने ये मसौदा डिस्पैच किया है उसी दिन। और उम्मीद है कि बस उनकी रिप्लाई हमें आती होगी। लेकिन अभी गुजर साहब से आपने एक सवाल किया कि रोहिंग्या के लोगों को यहाँ कोई नागरिकता दे रहा है, तो मुझे तो ऐसी इस पे कोई सवाल नहीं होगा, ये हमारी पर्सनल बात है। कैमरे में था, हमने सुना हमने कैमरे बंद कर लिए। तो एक चीज़ है कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आप मुंबई से आए हैं, तो एनआरसी मसौदा जो आप लेकर आए हैं, क्या कुछ है आप खुद ब्रीफिंग में इसमें बताएं। जी, इसके अंदर जो है हमारा कहना ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी के सारे लोगों की नुमाइंदगी इसके अंदर दर्ज करने की कोशिश की है। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि इसको गौर से पढ़िएगा। हो सकता है कि हमारी नज़रों से कोई तबका या कोई ग्रुप छूट गया हो, हमें अगर कहेंगे तो हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी खास बात इसके अंदर आप ये देखेंगे कि एनआरसी का ताल्लुक सिर्फ हमारे देश से ही नहीं है, बल्कि हमारे जो लगे हुए देश हैं, जो बॉर्डर से करीब हैं, लगे टच हैं, वो उनसे रिलेटेड है, उनका भी जिक्र है इसके अंदर। इसके अंदर चाइना का जिक्र है, इसके अंदर नेपाल का जिक्र है, इसके अंदर पाकिस्तान का जिक्र है, इसके अंदर बांग्लादेश का है, इसके अंदर भूटान का है, इसके अंदर बर्मा का है, इसके अंदर श्रीलंका का है। ये जिक्र करने की नौबत क्यों आई है कि घुसपैठिए सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आते हैं, बल्कि हमारे भी दूसरे प्रांतों में जाते हैं। तो उसका खुलासा किया है और उसका हवाला भी दिया है और हमारी सरकार के सामने सुझाव भी दिए हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये सारे देशों के हैं, सिर्फ हमारे देश के नहीं है। लेकिन उसको हमने संजीदगी से लेना चाहिए। उसका हल डिटेंशन सेंटर नहीं है, बल्कि इंसानियत है। मान लीजिए जैसे कि कोई उनके यहाँ आफत आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कुदरती आफत आ गई या दंगे फसाद हो गए, मार काट हो गई, मैं मेरे बच्चों सहित निकल कर भाग के आया और जहाँ मुझे शरण मिला मैं वहाँ रुक गया। ये तो कोई क्राइम नहीं है। मैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये कोई गुनाह नहीं है। तो फिर हमारे साथ जो है इस सरकार ने, बाकी सरकारों ने, इसी तरह हमारे इंडियन लोग, भारतीय लोग दूसरे देशों में भी गए हैं। आपने देख, उसके अंदर हमने डिटेल दिया है। तमिलों का मसला ठीक उसी तरह है। श्रीलंका के अंदर जो व्यवहार वहाँ हो रहा है वो भी बिल्कुल गलत है, उनके साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है। ये सब का जिक्र किया है। लेकिन आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ, यदि मैं कहीं से भागकर आया हूँ अपनी जान बचाने के लिए, तो आप मुझ पर बहुत तरह के कानून बना रहे हैं, बहुत तरह के सताने की स्कीमें हैं। लेकिन चाइना दादागिरी करके हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है, ये क्यों नहीं हमारे पास उनके लिए डिटेंशन सेंटर का है, बाकायदे हथियारों के बाद दौलत। सेंटर तो चाइना के अंदर भी है सर, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? चाइना के अंदर क्या है मुझे कुछ नहीं जानकारी है। अगर हम चाइना जाते हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी। मेरा कहना इतना ही है कि अगर घुस के दिखाइए, आपका पता भी चलेगा कहाँ चले जाएंगे। एनआरसी की तो बात छोड़ दीजिए सर। जी, क्या मतलब भारत में कोई भी देश का कोई भी आदमी आ जाए वो यहाँ पे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अब क्या कहना चाह रहे हैं? हमने ये नहीं कहा है। फिर क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बाहर से कोई आता है तो हम यहाँ शरण देना चाहिए उनको? बिल्कुल नहीं है कहा। जी बताइए सर। आज की हमारे यहाँ एनआरसी का मसौदा लेके मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई से चल के आए हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब। उनका हम लोग यहाँ स्वागत भी किया है और उन्होंने हम लोगों को भारत बचाओ संविधान बचाओ, भारतीय किसान यूनियन एस और तमाम हमारे संगठनों को अपना जो मसौदा है एनआरसी का वो सौंपा है। बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है कि एनआरसी का मुद्दा किसी और पार्टी ने नहीं उठाया? नहीं, एनआरसी का मुद्दा जो है किसी और पार्टी ने उठाया, लेकिन उसका विरोध में उठाया। ये तो इनके समर्थन में है। जो उन्होंने असली इसकी ओरिजिनलिटी है वो इस्माइल बाटलीवाला साहब देश के जनता के सामने पेश कर रहे हैं। जो आप इसके बारे में थोड़ी जानते हैं। एनआरसी हमारे इस्माइल बाटली साहब भारत बचाओ संविधान बचाओ के जो मिशन को
पूरे देश में चला रहे हैं वो हमारे संजय गुर्जर जी। और मैं अपील करूंगा कि सरकारें और सरकारों से जुड़ा हुई तमाम मशीनरी या तमाम जीव और जंतु, देश का हर वो प्राणी जो किसी भी शक्ल में है, वो जिंदा रहने के लिए किसी एक तबके की कमाई का मोहताज है। और आज उस तबके के लिए एक बात न हो तो प्रेस अधूरी रह जाएगी। मेरे मायने में ये बात ही पूरी अधूरी रह जाएगी कि आज देश की सबसे बड़ी आबादी या सबसे बड़ी जनसंख्या ऐसा नहीं है कि भूखा सो जाता हो, उठता है तो भूखा ज़रूर उठता है, लेकिन जब वो सुबह से शाम होती है तो उसको अन्न की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी को पड़ती है, जीव जंतु को पड़ती है। और उसके लिए जो व्यवस्था का एक माध्यम है वो सिर्फ कृषि है, किसान है, मजदूर है। आज पूरे देश की आबादी का 85% हिस्सा आज हम परेशान हैं। आज हालात से कितना खुश है ज़माना, इसी बात से अपने बच्चों को लेकर के जाएं कहाँ, अपना घर गिर गया सियासी बरसात से। आज सरकारों पे उंगली नहीं उठा सकते हम, क्योंकि सरकारें किसी फैक्ट्री में बनी हुई नहीं है। उनकी अल्पायु है, मात्र 5 वर्ष की उनकी ज़िंदगी है। लेकिन जो देवता किसान के रूप में है, आज अगर उसे कृष्ण का अनुयायी नहीं समझा जाता, कृष्ण जी को राजनीतिक गलियारों में तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनके अनुयायी किसानों को, मजदूरों को और गरीबों को आज इस देश का वो हिस्सा नहीं माना जाता जिसमें राजपाट और बजट में उसकी हिस्सेदारी हो। सिर्फ उसको वोट लेने के बाद मात्र एक ऐसा गया गुजरा तबका मान लिया गया है कि शायद इसकी जो आवश्यकता है वो सिर्फ परिश्रम के लिए है, मेहनत के लिए है, इस देश को बनाने के लिए है। तो हमने ये फैसला लिया कि हमारे जितने सहयोगी संगठन हैं, संविधान पर पूरा विश्वास है, अपने देश पर पूरा विश्वास है। संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, देश से बड़ा कोई महान व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर देश की महानता को और संविधान की संरचना को सब लोग अगर सहयोग करके, समरसता करके अगर इसको बाकी रखेंगे तो देश बाकी रहेगा। और देश की एकता और अखंडता को कायम रखने में पूर्ण रूप से आपसे अनुरोध करूंगा, जहां तक मीडिया की आवाज़ पहुंच रही हो, उन तमाम साथियों को एक बार पुनः फिर इस 2023 में मुबारकबाद देते हुए अपील करूंगा, आवश्यकता संविधान की रचना